नमस्कार दोस्तों, शख्सियत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और शख्सियत में आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी युवा ब्रिगेड के अहम चेहरों में से एक हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो कन्नौज जिसके दुर्ग को 21 सालों तक कोई भेद नहीं पाया था, सुब्रत पाठक जी ने 2019 में भेदा था और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को वहां से हराया था। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो देश के ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर धीमे से आपके सियासी करियर पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो इस वक्त मुद्दा चल रहा है पूरे देश में कृषि आंदोलन का। जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैं लगातार आपको फॉलो कर रहा हूं। आप मुखर होके उन विपक्षियों को निशाने पर ले रहे हैं जो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि भाई उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। सब इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर आपने किसानों के लिए जो कानून बनाया है, अगर वो किसान ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसे वापस क्यों नहीं लेते? नहीं, कहाँ किसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कौन किसान इसका विरोध कर रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर ये विरोध होता तो ये विरोध उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा होता। विरोध होता तो हम लोग स्वयं किसान परिवार से ही आते हैं। हम लोग भले ही व्यापारी परिवार है मेरा, लेकिन किसान की खेती तो हमारे यहाँ भी होती है। हम लोग के भी खेत हैं और भी तमाम खेत हम लोग किसानों से ही जुड़े हुए हैं। हमको वोट किसानों का मिलता है। वहाँ तो किसी ने भी आज तक हमसे नहीं कहा कि ये बिल गलत है। देखो, कुल मिलाकर ये जो विरोध भी हो रहा है, ये बिल का विरोध नहीं हो रहा है। ये किसके विरोधी हैं? ये कहीं ना कहीं मोदी के विरोधी लोग हैं, ये हिंदुत्व के विरोधी लोग हैं और कहीं ना कहीं इस देश की एकता और अखंडता के भी विरोधी लोग हैं। ये सारे विरोधी एकजुट होकर, आज कोई मुद्दा तो है नहीं, सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, प्रधानमंत्री जी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकते, ना उनके किसी मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगा सकते हैं। तो सरकार के खिलाफ कुछ बोलने को तो है नहीं। तो कभी शाहीन बाग के नाम पर आ जाएंगे वेश बदल कर, वो शाहीन बाग में धरना देने लगेंगे। कहीं सीएए का विरोध, कहीं 370 का विरोध, कहीं राम मंदिर का विरोध। अब वो विरोध करते करते अब उन्होंने इस बार जो है चोला पहन लिया है किसान का, और ये सही मायने में इस देश में किसान इनके साथ नहीं है और किसान इस बिल के साथ में है, क्योंकि किसान बिल की भाषा को अब धीरे धीरे समझने लगा है। आखिर ये लोग, इन लोगों को अगर बिल से कोई समस्या है तो समस्या क्या है इनको बताना चाहिए। आज तक किसी ने नहीं बताया कि इस बिल से समस्या क्या है। नहीं, बार बार चाहे राकेश टिकैत हो, महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं, इतने बड़े किसान नेता रहे हैं और आप लोग ये कह सकते हैं कि हाँ वो भेष में होंगे, किसान नहीं है, लेकिन देश जानता है कि वो किसानी पृष्ठभूमि में रहे और वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं, यही तो विरोध कर रहे हैं। चाहे राकेश टिकैत, देखो, हमने सुना है कि शायद कोई कह रहा था कि राकेश टिकैत जी की जो अपनी इंडिविजुअल हैसियत उनकी 500 करोड़ रुपए की है, तो 500 करोड़ के वो किसान बने। सबसे पहले तो वो ये स्कीम बता दें थोड़ा सा किसानों को कि 500 करोड़ कैसे कमा लिए उन्होंने, तो मुझे लगता है किसानों का ज़्यादा भला हो जाएगा। वो ठीक बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसान बता नहीं रहे। 11 दौर की बातचीत सरकार के साथ हुई है, 11 दौर की। इसमें किसान लगातार कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी, आप जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जहां हम फसल बेचेंगे, एमएसपी की गारंटी वहां लिखित तौर पर है ही नहीं। हम तो यही चाहते हैं, या तो कानून आप वापस ले लीजिए या तो फिर एमएसपी की गारंटी बाहर भी दे दीजिए। मंडियों में तो एमएसपी की गारंटी है, लेकिन आप बाहर बेचेंगे तो वहां पर भी तो एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं सरकार लिखित तौर पर दे सकती है? प्रधानमंत्री को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। लेकिन फिर राकेश टिकैत कहते हैं कि बयानों से एमएसपी थोड़ी ना आ जाएगा, उसके लिए कानून चलता है, कानून में आप लिख कर दे दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है सरकार को? कुल मिलाकर सरकार जब लिखित देने को तैयार है एमएसपी के ऊपर, कब ना, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम लिखित देने को तैयार हैं। अब हमें तो ऐसे कहाँ लिख के दिया, किसको लिख के दिया जाए? नहीं, सरकार वो जो कानून है, कृषि कानून, तो कानून तो है ही, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। उसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए लिखित तौर पर एमएसपी नहीं लिखा है ना। वही किसान कह रहे हैं कि उसमें लिख कर दे दीजिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जहां फसल बेचेंगे वहां लिखित दे दीजिए। उसको लेकर उनकी वार्ता हो रही है। उसमें जब सीधे सीधे वो कह रहे हैं लिख के देने को तैयार हैं, तो ये तो बात का विषय है कि वो ये लिख के देने को तैयार नहीं है कि नहीं है, ये तो बात का विषय हो गया। फिलहाल तो वो लिख के देने को तैयार है, वो जाए बैठे अपनी बात करें। लेकिन तो उन्हें तो बात है, उनका तो सीधा सीधा है। हमारे ये मतलब डेडलॉक कब तक चलेगा? किसान तीनों जो दिल्ली के बॉर्डर हैं वहां पर बैठे हुए हैं, देखो फिर 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा। तो वो तो जिन्होंने जो तय करके बैठे हैं आके कि हमको तो बस विध्वंस करना है, हमको तो बात माननी ही नहीं है, हम तो किसी चीज पे तैयार ही नहीं होंगे, तो तुम तय करके बैठे हो, तो हम भी तो तय करके बैठे हैं। हम भी तो देश की जनता ने चुन के भेजे गए हैं, कोई ऐसे फ्री फंड में तो आए नहीं है। पर देश की जनता ने आज सांसद दिए,
उन सांसदों ने राज्यसभा और लोकसभा में मिलकर इस बिल को पास किया, तो क्या उनका अपमान नहीं है ये उनका अपमान नहीं है कि अगर आपको ठीक है, अगर बिल का आपका विरोध है, आप भैया आओ अगले चुनाव में मोदी को हराओ, मोदी को हराओ, अपने मर्जी जो मर्जी हो बिल पलट लो, आप 370 हटा लेना, अपना मंदिर गिरवा लेना, आपको जो मर्जी हो आप कर लेना भाई, जो आपका विरोध है, आप सीए का कानून रद्द कर देना, आप 3 तलाक को वापस ले लेना, आपकी जो मर्जी हो कर लेना, आप ये बिल भी खत्म कर लेना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि आज चुनी हुई सरकार का विरोध करोगे, ये तो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार का विरोध है। तो बिल पहले संसद में पास हो, उसको लेकर हम जनादेश लेकर आए, हम जनादेश लेकर आए तो उसके बाद आप विरोध में बैठ जाओ, तो ये सब चलने वाला नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, अखिलेश यादव भी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, वापस होना चाहिए। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को भी घेर रहे हैं और इस मुद्दे पर चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ये सभी इसका विरोध कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या वो सियासत कर रहे हैं? देखो, अखिलेश जी के पिछले बयानों से एक बात सिद्ध होती है कि अखिलेश जी जो है बिल्कुल नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं और लगातार उनके किसी भी बयान में दिखता ही नहीं कि ये व्यक्ति कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, तो इसलिए उनकी बात को तो कोई अर्थ नहीं है। जिनके समय रहते उत्तर प्रदेश माफियावाद हावी रहा हो, जिनके समय पे उत्तर प्रदेश में नई परिभाषा चल गई थी कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी, तो जिस प्रकार से जिनने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिक गुंडों को जिन्होंने खुलेआम संरक्षण दिया, जिनके समय पर जेलों में बैठकर उत्तर प्रदेश के माफिया उत्तर प्रदेश में सत्ता को संचालित करते थे, तो कुल मिलाकर माताओं बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थी। ऐसा वातावरण बन गया था कि मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा और इस प्रकार से कांवरिया की यात्रा बगैर डीजे की जाएगी, कोई शोर, कांवरिया की यात्रा पर हमले होते थे, दुर्गा विसर्जन यात्राओं पर हमले होते थे, थाने फूंक दिए जाते थे। क्या अराजकता का वातावरण उत्तर प्रदेश में इनके शासन में रहा, तो उनको तो बात करने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने माफियाओं का जिक्र किया, जब माफियाओं का जिक्र हो गया है तो फिर मुख्तार अंसारी की बात कर ही लेते हैं। बहुत छाया हुआ ये मुद्दा कि मुख्तार अंसारी को आखिरकार पंजाब की सरकार उत्तर प्रदेश को देने को राजी है क्यों नहीं? 54 तारीखें वो ले चुके हैं पिछले 2 सालों में, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं। कभी कहते हैं बीमार हूं, कभी कहते हैं मुझे शुगर है। वहां की पुलिस भी लगातार यही कह रही है कि अभी हम सौंप नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की पुलिस का लगभग 8 बार जा चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है कि न्याय तभी होगा उन तमाम लोगों के साथ जिनकी हत्या का आरोप है, जिनके साथ फिरौती का आरोप है। न्याय तभी होगा जब वो आएंगे, लेकिन पंजाब सरकार तो देने को ही राजी नहीं है। देखो, ये तो एक कांग्रेस का चेहरा बिल्कुल साफ एक जनता की नज़रों में आ गया है। तो कुल मिलाकर जबकि कांग्रेस के एक नेता हैं वाराणसी के अजय राय, वो उनके भाई की हत्या मुख्तार अंसारी ने कराई है, तो अपने ही नेता के भाई की हत्या कराने वाले को ही संरक्षण ये कांग्रेस दे रही है। तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सब सामने है। तो कांग्रेस को तो वैसे ही जनता भूल चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है। लेकिन वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? एक गैंगस्टर को, आपकी तो छवि और उल्टा खराबी हो रही है ना कि आप एक गैंगस्टर को अपने यहाँ रखे हुए हैं और उसको उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप नहीं रहे। वो उनकी इच्छा। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी करेगी वे उनका विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर इनको विरोध के लिए ही विरोध करना है, तो ये तो सब इनको करना है। तो गैंगस्टर का भी साथ देंगे। तो देखो, ये तो आतंकवादियों का खुलेआम साथ देते थे। यही तो लोग थे ना जिसमें उसके याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए रात में क्या नाम कोर्ट खोली गई थी। तो ये तो सब इनका चेहरा सबके सामने है। तो कैसे वापस लाया जाएगा उनको, क्या किया जाएगा उसके लिए? नहीं, वो तो अपना कानून अपना काम करेगा। अब इतना कानून का ज्ञान हमें नहीं है। वो तो अपना सब कोर्ट कचहरी सरकारें अपना काम करेंगे। ठीक है, इधर यूपी की बात कर लेते हैं। 4 साल लगभग सरकार को होने वाले हैं। अपनी सरकार के अभी तक के कार्यकाल को कैसे रेट करते हैं आप? क्या कुछ ऐसे बड़े कदम हुए हैं जिसने यूपी को बदल कर रख दिया है पिछली सरकारों से अलहदा? आपने देखो, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में एक जो उत्तर प्रदेश की जो एक स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश माने माफियाओं का प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश, उत्तर प्रदेश जहाँ गुंडे रहते हैं, माने एक स्थिति ये थी कि लखनऊ के उस ओर तो कानून के नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। एक इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन चुकी थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे हम सबको मालूम है। तो कुल मिलाकर हर बड़े अपराधी के ऊपर कोई ना कोई उत्तर प्रदेश के नेता का बड़ा बर्दाश्त होता था। ये उत्तर प्रदेश की एक स्थिति थी। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश जहाँ एक उद्योगों का एक अपना लंबा सिलसिला होता था, चाहे वह अलीगढ़ का ताला उद्योग हो, कन्नौज का इत्र उद्योग हो, चाहे वह भदोई का कालीन उद्योग हो, तो इस प्रकार से हर जिले के एक अपने अपने उद्योग होते थे। लेकिन वो उद्योगपति धीरे धीरे यहाँ के गुंडों, माफियाओं, इनके भय से कि पैसे लाओ, वसूली, इन सब से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से छोड़कर चले गए।
उत्तर प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं की भी कहीं ना कहीं कमी होती चली गई। तो बिजली मिल नहीं रही है। केवल 1-2 जिले ऐसे थे जो वहाँ के सैफई परिवार के से रिलेटेड, तो वहाँ तो बिजली आती थी, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में 2 घंटे भी बिजली नहीं आती थी। तो इस प्रकार से एक औद्योगिक माहौल ही वहाँ गुंडागर्दी, माफियाबाद, इन सब के कारण से हटा और धीरे धीरे इंडस्ट्रियां पलायन करके बाहर चली गईं। तो आज एक उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये कानून व्यवस्था का राज हुआ है। आज गुंडा कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी नेता का संरक्षण उसके ऊपर हो और चाहे ना हो, गुंडागर्दी करेगा तो उसको ठोक दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग के चले गए, उत्तर प्रदेश छोड़ गए तो दुनिया छोड़ गए। तो इस प्रकार की स्थिति बनी। आज आम आदमी भी उत्तर प्रदेश में आज रहने में उसको सहूलियत है। आज वो उत्तर प्रदेश को मानता है कि रात में भी हम कहीं निकल जाएंगे तो हमको कोई देखने वाला नहीं, कोई छेड़ने वाला नहीं। तो एक ये वातावरण उत्तर प्रदेश में आया। इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त, आज पूर्वांचल की स्थिति के 40-50 किलोमीटर भी जाना होता तो लोग जाने की इच्छा नहीं करते थे। रोडें नहीं थी, गड्ढे थे। आज किस प्रकार की रोडें वहाँ के ऊपर बनी हैं। और एक एक्सप्रेस वे के ऊपर बार बार चिल्लाने वाले, वो देखा है क्या 3-3 एक्सप्रेस वे योगी जी की सरकार में बनने जा रहे हैं। कितनी सारी मेट्रो चालू करवाई। 4 साल हो गए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। नहीं, अब पूर्वांचल चालू होने जा रहा है। अप्रैल में प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो अखिलेश जी उसको बनता होता है वो भी नहीं करवा पाए हैं। अखिलेश जी क्या एक्सप्रेस वे एक्सपर्ट हैं क्या? एक उन्होंने बना लिया तो उनसे पहले तो मायावती बना गई थी। उनसे अच्छा एक्सप्रेस वे मायावती ने बनाया। वो ये कह रहे 4 साल हो गए, बताइए। वो क्या उसके उनको क्या है? वो उसके विशेषज्ञ हैं क्या? वो विशेषज्ञ हैं क्या? वो क्या है भाई? वो सरकार बना रही है, उस इंजीनियर लगे हुए हैं, ठेकेदार लगे हुए हैं, उनका सब काम चल रहा है। वो समय से पूरे होंगे। अरे आज नहीं होंगे, 6 महीने बाद पूरे हो जाएंगे। क्या उसमें बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ जाएगा क्या भाई? बन तो रहा ही है, ऐसा तो है नहीं बन रहा है, काम रुका हुआ है। अब 2-4 महीने कोरोना में डिस्टर्ब हुआ है तो वो एक उससे एक मायने नहीं रखता है। कुल मिलाकर काम 3-3 एक्सप्रेस वे बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कितना निजी निवेश आया है और बाहर से जो लोग आए, इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ आ रही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर उद्योग को उसके घर में ही संरक्षण मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और योगी जी के नेतृत्व में जुड़ा हुआ। मैंने ये देखा था जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जमीन पर उतना जो नहीं, उसमें लगभग उसमें 70% से भी अधिक निवेश उसमें आ चुका है। तो वो काम जमीन पे चालू है, आप जाके सर्वे करिए। नहीं, ये तो अखिलेश यादव बकायदा एक रिपोर्ट। अखिलेश जी कौन है? अखिलेश जी हैं कौन भाई? अखिलेश जी क्या है? अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते उनको टाइम मिला था, उन्होंने क्या किया? अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश में नौजवान थे, नौजवानों ने इनको अपना मुख्यमंत्री बनाया था। इन्होंने नौजवानों की कोई समस्या का समाधान किया? दुनिया के छोड़ दो, कन्नौज के सांसद, उनकी पत्नी सांसद थी, खुद सांसद रहे थे। और चुनाव से पहले 2012 के, मुझे आज भी ध्यान है, इन्होंने कहा था कन्नौज में आलू की इंडस्ट्री लगवाएंगे, कन्नौज में साइकिल की इंडस्ट्री लगवाएंगे। मुख्यमंत्री थे, लगवा सकते थे, लेकिन कोई आलू की इंडस्ट्री आई? कोई साइकिल की इंडस्ट्री आई? इंडस्ट्री कौन सी आई? नकल उद्योग आया कि इनके जितने भी लोग थे उन सबको कोई, तुम फलानी डिग्री बेचो, तुम ढिमाकी डिग्री बेचो, तुम 1 लाख रुपए की डिग्री बेचो, तुम 5 लाख की डिग्री बेचो, वकील भी बन जाओगे, डिग्री बेच दोगे, 5,000 रुपया 10,000 रुपये में डिग्री वकील की बिकने लगी। वो वकील बन गए, उनको ज्ञान नहीं। एक इस प्रकार की स्थिति, जिन्होंने इस प्रकार का उद्योग, इस प्रकार की इंडस्ट्री खड़ी हो, उससे क्या उम्मीद आप कर सकते हो? तो आज वो झूठ का व्यापार कर रहे हैं। चुनावी साल में उत्तर प्रदेश एंट्री करने वाला है, अब 1 साल बाकी है। 2022 में आप लोगों को एक बार फिर से चुनाव में उतरना है। ऐसे में अखिलेश यादव हों, प्रियंका हों, ये लगातार आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी से ही एक माहौल क्रिएट किया जाए जमीन पर, जो उनकी खोई हुई जमीन है, जो आप लोगों ने पूरी जमीन छीन ली है, उसको वो वापस ले पाएं। देखो, कुल मिलाकर किसी के जमीन देने से या किसी के जमीन लेने से ना कोई ले लेगा, ना किसी के देने से कोई दे देगा। ये जमीन कौन देता है? जनता देती है। उत्तर प्रदेश में या देश में 2014 के पहले क्या वातावरण था? 2014 से पहले जिसकी सरकार बन जाती थी उसको लूट का लाइसेंस मिल जाता था। परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, चेले, चमचे मिलकर सरकार लूटते थे, देश को लूटते थे, प्रदेश को लूटते थे। दिल्ली को कांग्रेसियों ने लूटा, उत्तर प्रदेश को समाजवादियों, बसपाइयों ने लूटा। किस कदर लूटा इन परिवारों ने कि हमने नहीं देखा? नेता के महल बनते थे, जो नाते रिश्तेदारों की कोठियाँ बनती थीं, चेलों चमचों के बंगले मकान बनते थे। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में देखो, हर सैफई परिवार में, हर परिवार का एक महल बना हुआ है सैफई। आप चले जाओ, देखिए जाके।
तो ये कुल मिलाकर जिनके घर में कभी कोई बिजनेस ना रहा हो, वो महलों में रह रहे हैं, आखिर कहाँ से सब आया, कहाँ से संपत्ति आई। इनके चेले चमचे हर जिले में 2-4-5 चेले इनके चमचे इस तरीके के मिल जाएंगे, आप देख लो जाके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज हमारी सरकार रही, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, कोई महल बनाया, कोई कोठी बनाई? उत्तर प्रदेश में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई महल कोई कोठी बनी? यदि नहीं भी रहेंगे तो उसी मंदिर में जाएंगे जहाँ से आए हैं। हमारे किसी नेता ने लूट करके मकान नहीं बनाया, हमारी सरकार ने गरीब का मकान बनाया, शौचालय बनाया, हमारी सरकार ने गरीब को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिलाया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई, हर घर तक गरीब के बिजली पहुंचाई, उसके इलाज के 5 लाख रुपए की व्यवस्था की, सीधे सम्मान निधि से जोड़कर 6,000 रुपया साल में उसके घर के भीतर आ रहा है। हर योजना को गांव तक पहुंचाना, गांव को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ देना, अब तो नए बजट में गाँव को सड़क तक से जोड़ देना, पानी घर घर पहुँचाना, ये हमारा लक्ष्य है। अगले 2024 के इलेक्शन से पहले हर व्यक्ति को घर तक पानी पहुंचा देंगे, 2022 में सबके पक्के मकान बना देंगे। इस लक्ष्य के साथ जो आया, ये काम पहले किया किसी ने? किया ये काम अखिलेश यादव ने? किया यह काम कांग्रेस ने? भी सत्ता में रहे कर सकते थे, लेकिन जब नहीं किया तो आज आप जनता आपके ऊपर कहाँ से विश्वास करेगी? जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी जिसने उसके साथ काम किया है। और यही कारण है कि मोदी का विश्वास दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, योगी जी के ऊपर जनता का विश्वास दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब आपके लोकसभा क्षेत्र पर आ जाते हैं। कन्नौज में 21 साल का दुर्ग आपने भेदा। पार्टी ने आपको 2009 में भी उतारा, फिर 2014 में भी उतारा, लेकिन भरोसा आप पर कायम रखा, क्योंकि आप लगातार जमीन पर मौजूद थे, छात्र नेता के तौर पर भी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर भी आप लगातार जमीन पर मौजूद थे। उस दौर के बारे में बताएंगे, कैसे आपने इस 21 साल के दुर्ग को भेदा और ऐसा आपने क्या किया कि पार्टी ने 2019 में भी आप पर भरोसा जताया और आपने वो काम कर दिया जिसको पार्टी को उम्मीद थी? नहीं, देखो, हमने कुछ नहीं किया। वहाँ के ऊपर एक अन्याय अत्याचार का विरोध किया। हम लोग गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित के साथ खड़े हुए, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। और एक सांप्रदायिकता का जो माहौल जो कन्नौज में था, उस सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ डटकर हम लोग खड़े, संघर्ष किया। तो कन्नौज की जनता ने भी आशीर्वाद दिया, और उसका लाभ मिला। सांसद के तौर पे अब 2019 से लेकर 2021 तक लगभग 2 साल बीत चुके हैं। सांसद के तौर पे आपने अभी कन्नौज के लिए क्या क्या आपकी योजना में है और अभी तक क्या क्या किया आपने? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर रूप से कन्नौज को एक वहाँ के ऊपर सबसे पहले तो वहाँ के नौजवानों को उद्योग के साथ में जोड़ा जाए, उनको रोजगार के साथ में जोड़ा जाए, नौजवानों के बीच में खेल की प्रतिस्पर्धाएं बढ़ें, खेलों के क्षेत्र में भी नौजवान निकलें, क्योंकि खेलों के बगैर किसी भी नवयुवक का समुचित विकास नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को उस ओर भी प्रयास है। रोजगार को लेकर भी हम लोगों ने, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम लोग अगरबत्ती उद्योग को बढ़ावा मिला है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बाहर से अगरबत्ती का जो आती थी उसको बंद कर दिया है, तो अब हमारे देश में बन रही है, तो उसका बड़ा लाभ हमारे कन्नौज क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। लोग घरों में अपने मशीनें लगा रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, एक उद्योग उनको मिला है। तो ये धीरे धीरे इस तरीके से उद्योगों से जोड़ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जो भी समस्याएं कन्नौज में हैं, अब जैसे हम लोगों ने ये जो हमारे क्या नाम तिरवा से लेकर जो विधुना होते हुए जो रोड है, इस रोड को पास थी लेकिन पैसा नहीं था, इसको पैसा उपलब्ध हमारी सरकार ने कराया हम लोगों ने प्रयास करके। तो इसी प्रकार से उधर सौरिक से लेकर जो एरवा कटरा तक की उस रोड को अभी हम लोगों ने एक रोड पास करवाई है। वहाँ के ये जो पूरी संयुक्ता मार्ग, जिसको बहुत दिनों से जिसकी आवश्यकता थी और समाजवादी सरकार में भी उसके ऊपर पास नहीं हुई थी वो, तो कुल मिलाकर अभी एक वो 65 करोड़ की वो एक रोड पास हुई है। झींझक में रेलवे पुल की आवश्यकता थी, तो रेलवे पुल का काम हो रहा है। तो बहुत सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर के भी जो आवश्यक हैं वो सब हो रहे हैं। रुकी हुई परियोजनाओं में जिनमें पैसा नहीं है तो उनमें भी पैसा दिलवाकर उनको भी पूरा कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में कुल मिलाकर कन्नौज में, चूँकि इतने एसेंशियल आयल से कन्नौज जाना जाता है, तो एक अरोमा यूनिवर्सिटी भी यहाँ के ऊपर बने, तो उसको लेकर भी हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेता हूँ अब मैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ख़ास बातचीत के लिए और बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो आपने देखा सुब्रत पाठक जी से हर एक मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दों पर हमने बातचीत की और बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।